बैलेंस शीट ऑफ कंपनी के दो ऐसे टॉपिक्स जो दिखने में बहुत छोटे लगते हैं लेकिन मार्क्स यहीं से कटते हैं बच्चों। रिजर्व्स एंड सरप्लस, जहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल रिजर्व कहाँ लिखना है, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या है और सरप्लस का मतलब क्या सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। और दूसरा टॉपिक, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, एक छोटा सा हेडिंग लेकिन गलत जगह लिख दिया तो पूरा बैलेंस शीट आंसर रॉन्ग। एग्जामिनर यही चेक करता है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर है या सिर्फ रट्टा। इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस का एग्जैक्ट मीनिंग, बैलेंस शीट में प्रॉपर प्रेजेंटेशन और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट्स को किस हेड के अंदर और कैसे शो करना है। तो अगर आप क्लास 12 अकाउंट्स 25-26 के स्टूडेंट हो और प्रेजेंटेशन मिस्टेक से मार्क लूज नहीं करना चाहते तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। बच्चों ये लेक्चर नंबर 107 है जिसमें हम देखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। जल्दी से अपनी नोटबुक पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस को बैलेंस शीट के अंदर एक सिंगल अमाउंट के साथ शो करा जाएगा, ठीक है। होता क्या है बच्चों, जब भी कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है ना, तो आप इसको ऐसे देखो कि सपोज आपको सैलरी मिलता है, फॉर एग्जांपल आपको सैलरी मिलता है, ठीक है। अगर आपने अपनी सैलरी के ऊपर लिमिट्स नहीं लगा रखी होंगी, उनको कंट्रोल नहीं कर रखा होगा, तो आपको फ्यूचर में जब कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, फाइनेंशियल डिफिकल्टी आएगी, तो आपके पास पैसा नहीं होगा। सेम कंपनी भी ऐसा ही करती है। जितने वो प्रॉफिट्स कमाती है ना, उसको उसको कैप करना पड़ता है ताकि ओवर स्पेंडिंग से बचा जा सके। तो वो क्या करती है, प्रॉफिट्स कमाए, ठीक है, उसको छोटे छोटे बॉक्सेस, ये बच्चों ये आपको वैसे बॉक्सेस शो कर रहे हैं, आप इसको ऐसे समझो कि कंपनी ने एक डिसिप्लिन बनाया है, ठीक है, जिनको हम रिजर्व्स बोलेंगे। कि अब वो कंपनी ओवर ओवर स्पेंडिंग से बचेगी कि भाई फालतू खर्चा ना हो जाए, क्योंकि कल को यहां यहां पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी के पास पैसा होना चाहिए। तो उस चीज को बचने के लिए कंपनी रिजर्व्स क्रिएट करती है, ठीक है। और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस, सरप्लस आगे जाके आपको बताऊंगा कि जो बैलेंस प्रॉफिट रह जाता है उसको सरप्लस बोलते हैं। तो ये एक सिंगल अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर शो करा जाता है, ठीक है। तो रिजर्व होता क्या है बच्चों, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो साइडलाइन करा जाता है कंपनी के, जो सेट असाइड करा जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये एप्रोप्रिएशन नहीं है बच्चों, ठीक है। ये सॉरी एप्रोप्रिएशन है, ये चार्ज और एक्सपेंस ये नहीं है, ठीक है। तो कंपनी ये प्रॉफिट्स को अलग कर क्यों रही है, आपको ऑलरेडी बता दिया। सबसे पहला तो मेन, स्ट्रेंथन फाइनेंसेस, अपना फाइनेंस स्ट्रांग करना उसको, कि कल को कुछ खर्चों की जरूरत पड़े तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकंड है मेन, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कि लॉ कहता है कि आप रिजर्व बनाओ। क्यों भाई, लॉ क्यों इंटरफेयर कर रहा है? अरे भाई कंपनी लोगों से पैसा नहीं उठाती क्या? लोगों को इम्पैक्ट तो है ना कंपनी का। तो लॉ कहता है, कंपनी को फोर्स करता है कि भाई अगर आपने प्रॉफिट्स कमाए हैं, ठीक है, तो पैसा कुछ रिजर्व में सेव करके भी रखो। एंड थर्ड आता है बच्चों कैपिटल रिसीट। जैसे कि शेयर्स में आपने देखा है कि अगर आप प्रीमियम पे शेयर बेचते हो तो कंपनी को प्रॉफिट है ना, तो वो प्रॉफिट आपने सेव करके रखना है कैपिटल रिसीट के अंदर। या और फॉर एग्जांपल बच्चों, डिबेंचर्स प्रीमियम पे बेचते हो आप तो सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा डालते हो। अगर मान लो कोई कंपनी कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल करती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़, कंपनी ने सेल कर दी 1.5 CR में, तो ये जो 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ये इसकी लॉ बोलता है इसको रिजर्व में डालो, ठीक है। तो कहने का मतलब, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिजर्व इसलिए भी क्रिएट किया जाता है, कंपनी अपना कैपिटल रिसीट को सेव करके रखती है, अपने फाइनेंसिस को स्ट्रांग करती है, और कुछ लाइबिलिटीज भी आ जाती हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पार्टनरशिप अकाउंट में पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि कल को इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है तो पैसा कहां से निकालना है फिर,
है ना। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ये आपने पढ़े थे, तो वो अदर लाइबिलिटीज में आ जाते हैं, ठीक है। और सरप्लस क्या रहता है बच्चों? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कि अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, दैट इज सरप्लस। होगा क्या बच्चों? सपोज कंपनी को प्रॉफिट मिला, ठीक है, उसने एप्रोप्रिएशंस कर दी। एप्रोप्रिएशंस कर दी, ये क्या मतलब है सर? एप्रोप्रिएशंस का मतलब कि प्रॉफिट बांट दिया। कहां कहां पे बांटा सर? डिविडेंड्स दे दिए, रिजर्व्स बना दिए, प्रॉफिट बंट गया, ठीक है। अब वो प्रॉफिट हो गया लॉक, लॉक कर दिया ना प्रॉफिट। अब भाई वो खर्चा फालतू में नहीं करना, वो अंडर जो लॉज हैं उसी के अंडर वो खर्चा होगा। क्लियर? प्रॉफिट लॉक हो गया। जो बैलेंस प्रॉफिट रह गया ना बच्चों, जिसको कंपनी ने एलोकेट नहीं करा, जो अभी लूज पड़ा हुआ है, जो रिमाइंडर है, दैट इज सरप्लस, ठीक है। इट इज द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस आर मेड, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिस इज ऑफिशियली कॉल्ड एज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको हम बोलते हैं सरप्लस, ठीक है। तो रिजर्व्स आपको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि रिजर्व को, कितने तरह के रिजर्व होते हैं और उनको कहां पे शो करना पड़ता है। बच्चों रिजर्व की कंप्लीट देखो, बैलेंस शीट के अंदर तो रिजर्व्स एंड सरप्लस की एक फिगर आएगी, ठीक है। नोट टू अकाउंट्स में आप कंप्लीट डिटेल दोगे अपने रिजर्व्स की। और नॉर्मली नॉर्मली लॉ के अंदर रिजर्व्स इन तरह के होते हैं, देखो, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। रिडेम्पशन का मतलब बच्चों हमेशा याद करना, नोट करके रखना कि वापस करना होता है, ठीक है, कि जब कंपनी अब पैसा वापस कर रही है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स, कुछ स्पेसिफिक जो कि मतलब आपको कोई कैटेगरी में फॉल नहीं करते, फिर आप वो अदर्स में डाल दो, बट इसमें आपको प्रॉपरली मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। देन फाइनली आ जाता है सरप्लस, कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज प्रॉफिट हुआ 2 करोड़, ठीक है, कंपनी ने 10 लाख रुपया डिविडेंड दे दिया, 1 करोड़ के रिजर्व बना दिए, ठीक है, और जो 90 लाख बच गया ना बच्चों, ये सरप्लस है। अब ये कंपनी को पता है कि ये मेरे सरप्लस में पड़ा है, मुझे कोई चिंता नहीं है भाई, सरप्लस में पैसा इतना है, इतना मैं पैसा खर्च कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा बच्चों, ये जो हमने रिजर्व्स है ना, इनको कैटेगराइज कर दिया है ताकि आपको अकेला अकेला याद ना करना पड़े। सबसे पहले कैपिटल ट्रांजैक्शन की वजह से जो कैटेगरी बनी ना, उनमें ये रिजर्व आते हैं। कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व। कैपिटल मींस आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कोई लैंड आपने सेल करा, कोई बिजनेस परचेज करा, उसमें प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में शेयर्स डिबेंचर्स आपने प्रीमियम पे बेचे, उसमें आ जाएंगे। रीवैल्यूएशन में बच्चों आपकी कोई इन्वेस्टमेंट थी, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी कंपनी की, वो अब रीवैल्यूएट करेगी, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो जितना वो बेनिफिट हुआ बच्चों, वो रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाला जाएगा। आपको याद होगा पार्टनरशिप अकाउंट में क्या करते थे, जब भी पीएसआर वगैरह चेंज होता था तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता था ना, तो वो जितना प्रॉफिट आता था उसमें, वो सारे का सारा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता था। इस कंपनी के केस में कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, शेयर कैपिटल फिक्स रहेगा, जितना बेनिफिट होगा वो आप रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दोगे, ठीक है। अब कैटेगरी 2 आ जाती है, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायर्ड बाय लॉ। बच्चों इन रिजर्व को मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी ये जस्ट ब्रीफ है, ठीक है। मतलब कानून कहता है कि आप रिजर्व क्रिएट करो, उसमें क्या क्या आ जाएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कि कल को आपने शेयर्स अपने बायबैक करने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने हैं, फिर वापस लेने हैं, उनकी पेमेंट करनी है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर्स का रिडीम करना है तो आप डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाओ। अच्छा, शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बच्चों ये क्या होता है कि जब ईसॉप के थ्रू कंपनी शेयर्स अपने इंप्लॉइज को इशू करती है तो उसको रिजर्व भी बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो शेयर्स हैं मार्केट वैल्यू से सस्ते में बेचे जाते हैं, तो कंपनी को लॉस हुआ ना, तो वो लॉस एक तरह से लाइबिलिटी के रूप में हम शो करते हैं, तो रिजर्व क्रिएट करते हैं, ठीक है। कैटेगरी 3 आ जाती है जनरल स्ट्रेंथ और स्पेसिफिक नीड्स के लिए, कि कंपनी एक जनरल रिजर्व बना लेती है कि कुछ पैसा यार वैसे ही मैं सेव कर लेती हूँ,
कल को कोई अनफोर्सीन कोई इशू आ जाए तो मैं अपनी ग्रोथ के लिए, बेसिकली ग्रोथ के लिए मैं यूज कर सकूंगी। फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, मुझे बिजनेस एक्सपेंशन करना है, तो मैं वो पैसा वहां यूज कर लूंगी, ठीक है। और स्पेसिफिक में बच्चों मैंने आपको बताया ही है, ये कुछ जैसे कभी कोई लाइबिलिटी आ गई, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया, तो वो आप स्पेसिफिक में डाल दो, बट आपको नाम प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेचर एंड पर्पस ऑफ ईच रिजर्व हैज टू बी मेंशन्ड। क्लियर है बच्चों? तो अब मैं आपको आगे बताता हूं कि जो सरप्लस है, ये तो रिजर्व्स आ गए ना, अब सरप्लस है उसका कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी देख लिया कि वो निकलता कैसे है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होगा कुछ सरप्लस का, ठीक है, फिर उसमें आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे, एप्रोप्रिएशंस माइनस कर दी। एप्रोप्रिएशंस में क्या क्या आएगा कि जो पैसा आपने रिजर्व्स में डाला है एंड जो पैसा आपने डिविडेंड दिया वो माइनस कर दिया, जो बैलेंस आया बच्चों वो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है? अब हमें क्या लगता है नॉर्मली कि जो स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल है एंड सरप्लस है ये एक ही चीज है, बट ये एक ही चीज नहीं है, इनमें डिफरेंस रहता है। वो डिफरेंस क्या है बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? ये तो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका नेचर क्या है? ये स्टेटमेंट बनाई जाएगी। सरप्लस एक्यूमुलेटेड बैलेंस है बच्चों। पर्पस क्या है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का? नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। सरप्लस क्या है? टू शो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यस, कि बच्चों अब आपको सब आपने साइडलाइन कर दिया, रिजर्व्स का पैसा लगा दिया उसमें साइडलाइन कर दिया आपने, बाकी जो पैसा आपने सारी जगह पे एलोकेट कर दिया आपने, आपने डिविडेंड देना था वो दे दिया। तो सब एप्रोप्रिएशंस के बाद आपके पास कितना पैसा बचा? दैट इज सरप्लस। प्रेजेंटेशन क्या है? ये तो एक प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है, ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। सरप्लस ये एक आइटम है जो कि नोट टू अकाउंट्स में शो करी जाती है और इसका बैलेंस आपका रिजर्व एंड सरप्लस में फॉल करता है। क्लियर? अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल लुक बताता हूं कि ये दिखता कैसा है, ठीक है। देखो ये दिखेगा कैसे, ये देखो नोट टू अकाउंट्स में हम शो करेंगे कि प्रॉपर हर एक रिजर्व की डिटेल देंगे कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जितने भी रिजर्व कंपनी ने बना के रखे होंगे उसका डिटेल आएगी, प्लस जो सरप्लस है दैट इज अब बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस सरप्लस इज द बैलेंस, वो कितना रह गया वो शो करा जाएगा। एंड इसका जो टोटल आएगा ना ये बच्चों आपका बैलेंस शीट में शो करा जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको यहां तक क्लियर हुआ। रिजर्व आपको पता लग गया कि क्या होता है, कि कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं, कंपनी अपने कुछ प्रॉफिट्स को लॉक करके रखती है ताकि ओवर स्पेंडिंग से बचा जा सके, ठीक है। कंपनी को पता हो कि यार ये पैसा मैंने खर्च नहीं करना, और अगर खर्च करना है तो अंडर लॉज करना है, कानून ने बता रखा है कि वो कैसे कैसे पैसा खर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, इसमें से जो पैसा खर्च करना है ना, तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है वो यहां से खर्च करने हैं। अगर कंपनी डिबेंचर्स है, सपोज डिबेंचर्स में लॉस होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिस्काउंट पे इशू करती है तो लॉस होता है ना, तो वो पैसा खर्च लॉस कहां से फेस करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम से। मतलब ये रिजर्व का पैसा खर्च करने के लिए एक फिक्स्ड रूल्स बना रखे हैं, ये कंपनी ये नहीं है कि भाई अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर जाए। तो इस वजह से इसीलिए रिजर्व बनाए जाते हैं, ठीक है। जो तो जनरल प्रॉफिट्स है, ठीक है, वो तो कंपनी खर्च करेगी बच्चों, उसके बाद कुछ रिजर्व बना के रखेगी ताकि पैसे को लॉक किया जा सके, ठीक है। थिंक ऑफ देम एज द कंपनीज लॉक्ड सेविंग्स अकाउंट, ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स फॉर डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। मतलब इसको आप ऐसा समझो कि ये अकाउंट्स है, ठीक है, जिनमें पैसा डिपॉजिट करने के लिए भी रूल्स हैं और विड्रॉ करने के लिए भी रूल्स हैं बच्चों, ठीक है। जो जो जनरल प्रॉफिट है ये अवेलेबल फॉर एनी बिजनेस नीड, फॉर एग्जांपल रेंट है, सैलरीज है, डिविडेंड्स हैं, तो वो तो आ गया। आपने रिजर्व में फिर पैसा डाल के साइडलाइन रख देना है, ठीक है, कि कल को बोनस शेयर इशू करने हैं, लॉस होगा कंपनी को तो वो कहां से निकालना है? रिजर्व से। बायबैक करने हैं, कोई एसेट परचेज करना है, तो खर्चा कहां से करना है? वो रिजर्व से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कैपिटल रिजर्व से शुरू करते हैं, ठीक है। कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी जब भी कोई गेन होगा आपको, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, आपको मैंने बताया कि जब भी आपको
कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का, तो वो आप जितना भी एडवांटेज आपको मिला वो आप कैपिटल रिजर्व में डालोगे। ये पैसा बच्चों डिविडेंड के लिए नहीं होगा, याद रखना है, ये पैसा आपने डिविडेंड के लिए खर्च नहीं करना। क्लियर? उसके बाद कौन सा आता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है बच्चों? शेयर्स, डिबेंचर्स आपने प्रीमियम पर बेचे, प्रॉफिट हुआ ना, जो एक्सेस अमाउंट मिला बच्चों आपको फेस वैल्यू से, वो आपने लॉक करके रखना है। कहां पे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। इसका यूज गवर्न करता है बच्चों अंडर लॉ सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देन उसके बाद आता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये किस लिए यूज होगा बच्चों? जब शेयर्स बाय बैक करने हैं, तब भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, या रिडेम्पशन करनी है आपको, प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन करनी है बच्चों, तो ये सेक्शन 55 में आता है बच्चों, तब इसके लिए रिजर्व बनाना पड़ता है। ये अगर बायबैक करना है सेक्शन 69 के अंदर आता है, इसीलिए तो ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनेगा। ठीक है? इसका मेन है द प्राइमरी परमिटेड यूज इज फॉर इशूइंग फुल पेड बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग होल्डर्स। जब भी फुल पेड बोनस शेयर इशू करने हैं ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो जो पैसा लगेगा, जो कंपनी को लॉस होगा, उसकी वजह से ये रिजर्व बनाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कि कल को कंपनी ने डिबेंचर्स का रीपेमेंट करना है, तो लॉ बोलता है कि आप इसको, सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 बोलता है कि आपको ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। कुछ अपने प्रॉफिट्स जो हैं आपको लॉक करके रखने पड़ेंगे, और जब डिबेंचर्स को रिडीम करने की बारी आएगी तब आपको ये रिजर्व यूज करना है। देन रीवैल्यूएशन रिजर्व बच्चों, कि जब भी एसेट्स का कंपनी ने रीवैल्यूएशन करा तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो जितना प्रॉफिट हुआ उसको लॉक करना है रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। ठीक है? ये जो लॉक्ड पैसा है ये एज अ डिविडेंड को यूज नहीं करना, और इसको बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज नहीं करना। बच्चों हर एक रिजर्व को एंट्री एंड एग्जिट जो पैसा है वो अंडर सम लॉज ही होता है। ठीक है? तो आपको याद होगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था, रीवैल्यूएशन का बेनिफिट हम डायरेक्टली पार्टनर्स को एज अ कैपिटल अकाउंट में दे देते हैं। अब ये भी क्या है तो देखो शेयर होल्डर्स का ही पैसा ये सारा, बट आप कैपिटल में ऐड नहीं करते। आप शेयर कैपिटल में सिर्फ शेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो पैसा रिसीव हुआ है वो शो करते हो। तो ये जो प्रॉफिट्स हैं रूटीन के, ये आप उस कैपिटल में ऐड नहीं करोगे, आप ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करोगे। है ये पैसा शेयर होल्डर्स का ही है। देन आ जाता है बच्चों शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि ये क्या होता है, जब कंपनी अपने इंप्लॉइज को शेयर बेचती है, सपोज सपोज ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है? जब मार्केट वैल्यू था शेयर का 75, कंपनी ने दिया 50 के साथ डील कर दी कंपनी को। देखो कंपनी को एक तरह से 25 रुपए का घाटा पड़ रहा है। ठीक है? तो ये घाटा एज अ लाइबिलिटी के तौर पर हमें उसको इस रिजर्व में शो करना पड़ता है, दैट इज शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और थ्रू आउट वेस्टिंग पीरियड, जब तक ये घाटा चलेगा कंपनी को ये शो करना पड़ेगा इसमें। ठीक है? इसी में ये शो चलता रहेगा। देन उसके बाद बच्चों ये थे रिजर्व्स एंड सरप्लस के। देन नेक्स्ट जो हेडिंग आ जाती है वो है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। छोटी सी आइटम है जो कि यहां पे शो करके रखी होती है। अब ये है क्या? शेयर वारंट्स क्या होते हैं बच्चों? देखो कंपनी एक तरह से, सपोज शेयर वारंट एक वाउचर है, कंपनी ने अपने किसी कस्टमर को एक वाउचर दे दिया। ठीक है? अब उस वाउचर का मतलब है कि कल को वो फिक्स्ड प्राइस पे एक डील हो गई कि आपको शेयर मिल जाएगा, बट आज नहीं है। आज आपके पास वो वाउचर है जिसको आप शेयर वारंट बोलोगे। तो अगर कंपनी ने कोई वारंट दिया है तो पैसा लिया होगा ना, तो वो पैसा बच्चों इस अकाउंट में आएगा। ठीक है? तो देयरफॉर ऑफिशियल डेफिनेशन क्या आएगी शेयर वारंट की? गिव्स द होल्डर द राइट टू गेट इक्विटी शेयर्स ऑन स्पेसिफिक डेट एंड एट अ स्पेसिफाइड वैल्यू। कंपनी आज आपको शेयर वारंट देगी। ठीक है? और उसमें आपको क्लियरली बताया होगा कि फलानी फलानी डेट को आपको ये शेयर मिल जाएंगे और इतनी वैल्यू पर ये मिलेंगे। ठीक है? तो वो जितना पैसा है वो इस अकाउंट में शो करा जाएगा। तो इन्वेस्टर को क्या करा? इन्वेस्टर पैसा देगा कंपनी को, कंपनी को मिला पैसा, और कंपनी ने बदले में इन्वेस्टर्स को शेयर वारंट इशू करे। ठीक है? तो अब इन्वेस्टर
इन्वेस्टर नाउ होल्ड्स अ प्रॉमिस, कंपनी ने उसको प्रॉमिस करा है कि तुम्हें फ्यूचर में शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे का सारा पैसा जो कंपनी को मिला वो इस बच्चों वारंट अकाउंट में रखा जाता है, ठीक है। एंड अ लॉक्ड इन प्राइस होता है इस केस में, ये आपको पता होना चाहिए कि फिक्स वैल्यू पे। ये नहीं है कि मान लो 2 साल के बाद जब वारंट को उसने एक्सरसाइज करा तो वो मार्केट वैल्यू पे उसको होगा, नो, जो आज डिसाइड हो जाएगी। इसी को तो बच्चों ऑप्शंस है ना, तो मतलब आज एक तरह से डिसाइड हो गया कि भाई ये वैल्यू है, इस डेट को आपको शेयर मिलेगा और इतने पे मिलेगा। वो फ्यूचर डेट भी मेंशन कर दी जाएगी, ठीक है। अब जब वो फ्यूचर डेट आएगी तो उस वाउचर को शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऑन द स्पेसिफिक डेट द इन्वेस्टर एक्सरसाइज देयर राइट, और जो वो वारंट था वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है और कंपनी फाइनली इक्विटी शेयर अलॉट कर देती है, ठीक है। तो इस चीज का बच्चों कोर लॉजिक क्या है कि रिसीव पैसा करा कंपनी ने, पैसा करा अगेंस्ट वारंट्स, ठीक है। कल को ये जो वारंट्स हैं वो इक्विटी शेयर्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये पैसा फाइनली इक्विटी शेयर कैपिटल में ही जाने वाला है। तो क्या ये पैसा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या ये पैसा बच्चों लाइबिलिटी है कंपनी की, है कि नहीं? चलो आप खुद बताओ आप। नो सर, ये लाइबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों लाइबिलिटी? क्यों? क्योंकि कल को ये पैसा एज अ शेयर कैपिटल बनने वाला है यार, ये कोई आउटसाइड लाइबिलिटी थोड़ी है। तब तक ये पैसा इस अकाउंट में शो करेंगे जब जब ये पैसा, जब ये शेयर्स वारंट्स शेयर में कन्वर्ट हो गए तो ये शेयर कैपिटल में चला गया। तो कहने का मतलब, इट इज नॉट अ लाइबिलिटी टू बी रीपेड, इट इज एन एडवांस पेमेंट फॉर फ्यूचर ओनरशिप। अब ये मान के चलो कि लोगों ने, अभी वो शेयर होल्डर नहीं बने, उन्होंने एक तरह से बुकिंग कर ली, उन्होंने एडवांस पेमेंट देके शेयर्स की बुकिंग कर ली कि भाई फलानी फलानी डेट को इस अमाउंट पे हमें ये शेयर्स दे देना। क्लियर है? तो आई होप बच्चों ये छोटा सा टॉपिक था आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, आपको आंसर करा जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो आपने ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। और हमें मोटिवेट करने के लिए बच्चों आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयरिंग धड़ाधड़ करते रहना है। थैंक यू सो मच बच्चों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।